नाउ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, यानी अब हमको इस चैप्टर में सॉलिड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन की जगह कौन से सॉल्यूशन को हमको स्टडी करना है, लिक्विड सॉल्यूशन को। नाउ नंबर 1, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। Let us consider a binary solution of two volatile liquid. Denote the two component as 1 and 2. When taken in a closed vessel, both the component would evaporate and eventually as equilibrium would be established between the vapor and liquid phase. Let the total vapor pressure is P total. और पहले कंपोनेंट का प्रेशर क्या कहलाएगा, P1 पार्शियल प्रेशर, एंड सेकंड का क्या कहलाएगा, P2 कहलाएगा। और मोल फ्रैक्शन क्या होगा, X1 एंड X2। राउल लॉ विच स्टेट दैट, क्या स्टेटमेंट है, 1 मार्क्स में कई बार आया हुआ है। फॉर अ सॉल्यूशन और वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये लॉ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हेनरी लॉ, और यही राउल लॉ। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इट मीन्स पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनल आएंगे तो यहाँ पे P1 नोड X1 आ रहा है, जबकि हमने हेनरी में KH लिखा था। यही बेसिक डिफरेंस है हेनरी लॉ में और राउल लॉ में, कांस्टेंट का डिफरेंस। वेयर P1 नोड इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एट द सेम टेम्परेचर। सिमिलरली सेकेंड कंपोनेंट के लिए P2 इक्वल टू P2 नोड X2। Here P2 node represent the vapor pressure of pure component 2. अब according to Dalton law जो कि हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, total pressure over the solution phase in container will be sum of the partial pressure of all component present in a solution। यानी P total इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। अब वैल्यू पुटअप कर देंगे, P1 की जगह X1 P1 नोड, P2 की जगह X2 P2 नोड, एंड वी नो वेरिएबल अभी हमने डिस्कस किया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज यूनिटी। यहाँ दो कंपोनेंट है, यानी X1 प्लस X2 इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन पुटअप करेंगे, यानी X1 की जगह मैं ये वैल्यू पुटअप करना चाहता हूँ, यानी X1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस X2। ये वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देंगे, सोल्व करेंगे, यानी P टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, P टोटल इक्वल टू P1 नोड प्लस P2 नोड माइनस P1 नोड मल्टीपल X2। तो इट मीन्स हम यहाँ पे एक फिगर को देखें 2.3, इट मीन्स यहाँ पे ग्राफ प्लॉटेड है। सपोज करो मैं X2 की वैल्यू यहाँ पे क्या पुटअप करता हूँ, 0 पुटअप करता हूँ, यानी सेकेंड कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो X2 इक्वल टू 0 रहेगा, तो P टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, P1 नोड। तो आप ग्राफ में देखिए X2 इक्वल टू 0, P टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, P1 नोड। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा, सिमिलरली लीनियर फॉर्म से जो फर्स्ट कंपोनेंट का जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में मैं यहाँ पे X1 प्लस X2 इक्वल टू 1 से हम यहाँ पे X2 की वैल्यू डिनोट करना चाहें तो X2 वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस X1। अब ये वैल्यू मैं क्या पुटअप कर दूंगा, यहाँ पे पुटअप कर दूंगा। तो इट मीन्स P टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगा, P टोटल इक्वल टू X1 P1 नोड प्लस 1 माइनस X1 P2 नोड। अब की बार मैं अब किसको जीरो करूंगा, X1 को। तो अगर मैं X1 को जीरो करता हूं तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और इस टर्म को भी जीरो कर देंगे तो रिजल्टेंट जो P टोटल रहेगा वो किसके इक्वल टू आ जाएगा, P2 नोड के। यानी ये वाली कंडीशन कि हमने किसको नोड जीरो किया, X1 को, इसको जीरो कर दिया, तो इसमें P टोटल क्या मिलेगा यहाँ पे, P2 नोड, और X2 यहाँ पे क्या, जीरो। यानी लीनियर फॉर्म में यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, यानी ये वाला ग्राफ मिलेगा हमारे को। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2, तो यानी इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम क्या कर देंगे, स्केल से जोड़ देंगे, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा। Assume that component 1 is the less volatile than the component 2। इट मीन ग्राफ से क्लियर दिख रहा है जो P1 नोड है वो नीचे है किसके, P2 नोड से, यानी P1 जो नोड यानी जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो लेस वॉलेटाइल है, जबकि P2 क्या रहेगा, हाई वॉलेटाइल। तो सपोज करो हमको यहाँ पे ग्राफ लोड करना है लाइक दिस, और अब की बार जो P1 नोड है वो मोर वॉलेटाइल है, तो P1 नोड क्या रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा, और P2 नोड जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे की ओर रहेगा। तो इस तरह से हमारे को टोटल प्रेशर मिलेगा P टोटल इक्वल टू P1 नोड प्लस P2 नोड। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हमको क्या करना है, इस तरह से इसको ऐड करना है लाइक दिस, इसको हम इससे मिलान कर दें। तो इट मीन्स यहाँ पे X1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1
और x2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तभी दोनों का हम सम अप करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ x1 इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब आपने x1 इक्वल टू 0 कर दिया तो x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि दोनों का सम अप करेंगे तो यूनिट ही मिलना है। ओके, इफ y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द component 1 and 2 respectively in vapor phase, then using the Dalton law partial pressure P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 P टोटल, सिमिलरली P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 P टोटल। तो अगर न्यूमेरिकल में आपको टोटल प्रेशर गिवन है, मोल फ्रैक्शन गिवन है, तो हम उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर सिंपली मल्टीपल करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी Pi इक्वल टू क्या हो जाएगा Yi मल्टीपल P टोटल, अगर कंपोनेंट कितने I कंपोनेंट हो। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट राउल्ट लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। According to the Raoult law, the vapor pressure of volatile component in a given solution is given by the P1 equal to x1 P1 naught. In the solution of gas in a liquid, one of the component is so volatile that exit as a gas, and we have already discussed P equal to KHX. It means according to Henry law. If we compare the equation for the Raoult law and Henry law, it can be seen that the partial pressure of volatile component or gas is directly proportional its the mole fraction in a solution. अगर हम P1 नोड को किसके इक्वल टू कर दें KH के इक्वल टू कर दें तो इट मीन्स जो राउल्ट लॉ है वही हेनरी लॉ बन जाएगा। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। Liquid at a given temperature vaporize and under the equilibrium condition pressure exerted by the vapor of liquid over the liquid. Suppose करो यहाँ पे एक लिक्विड गिवन है, प्योर सॉल्वेंट है और उसको हम हीट कर रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट होगा वेपर में, और ये वेपर में और उसको हमने क्लोज कर दिया तो ये वापस किस पे प्रेशर क्रिएट करेगा लिक्विड पे, तो इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे वेपर प्रेशर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। इफ द नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इज एडेड, अब की बार सेकंड कंडीशन मैंने क्या किया यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट ना हो, तो इट मीन जिसको हमने यहाँ पे ग्रीन बबल से रिप्रेजेंट किया है यानी ग्रीन स्पेयर से, ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो जो रिजल्टेंट वेपर प्रेशर है वो कम बनेगा। लाइक पहले हमको कितने पार्टिकल मिल रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब कितने पार्टिकल दिख रहे हैं 4। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज solely from the solvent alone. This vapor pressure of the solution at given temperature is found to be lower than the vapor pressure of a pure solvent. The decrease in the vapor pressure of solvent depend on the quantity of non-volatile solute present in the solution. तो ये जो वेपर प्रेशर में डिक्रीज हो रहा है वो उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय द 1 मोल ऑफ सुक्रोज, अगर मैंने 1 मोल सुक्रोज ऐड कर दिया एंड दूसरा सॉल्यूशन वाटर में मैंने 1 मोल ऑफ यूरिया ऐड किया है, दोनों में क्वांटिटी सेम है, 1 मोल सुक्रोज है और दूसरे में 1 मोल यूरिया है, दोनों में जो हम वेपर प्रेशर चेक करें कितना डिक्रीज हुआ दोनों में कैसा मिलेगा सेम मिलेगा। तो इट मीन्स वो किस पे डिपेंड कर रहा है केवल क्वांटिटी पे, क्वांटिटी सेम है पार्टिकल सेम है, जब पार्टिकल सेम होगा तो वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट भी सेम होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इन अ बाइनरी सॉल्यूशन लेट अस डिनोट द सॉल्वेंट बाय 1। अगर मैं 1 लिख रहा हूँ किसी के सिंबल के नीचे तो इट मीन सब स्क्रिप्ट में अगर हम 1 लिखेंगे उसका मतलब है दिस इज द सॉल्वेंट, और अगर 2 है तो दिस इज द सॉल्यूट। तो इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन होता है 1 और 2 क्या है, तो यहाँ पे स्पेशली गिवन एनसीईआरटी में 1 का मीन सॉल्वेंट एंड 2 रिप्रेजेंट द सॉल्यूट इन द फॉर्मूला ऑफ चैप्टर नंबर 2। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड में कई बार आया हुआ है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डिफरेंस के फॉर्म में आता है ये, तो इट मीन्स लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का ही ये क्लासिफिकेशन है। तो नंबर 1 देखें हम यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन, the solution which obey the Raoult law over the entire range of concentration are known as a ideal solution। जैसे हमने क्लास 11 में देखा था ideal gas which obey the gas law, similarly यहाँ पे ideal solution which obey the Raoult law। The ideal solution have the 2 other important property, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, डेल्टा H mixture equal to 0,
एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज डेल्टा वी मिक्सचर इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स दैट नो हीट इज एब्जॉर्ब और इवोल्व व्हेन द कंपोनेंट आर मिक्स्ड, यानी एंथैल्पी चेंज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट, यानी दो कंपोनेंट के मिलाने पर जो रिजल्टेंट वॉल्यूम मिलेगा उसमें ना तो डिक्रीमेंट होना चाहिए ना ही इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इन अ प्योर कंपोनेंट द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन विल बी टाइप ऑफ ए। सपोज करो ए कंपोनेंट है तो उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया एंड बी को बी से रिप्रेजेंट किया। अब ए को बी में मिक्स करेंगे, वेयर एज इन द बाइनरी सॉल्यूशन इन एडिशन टू दिस इंटरेक्शन ए बी टाइप विल ऑल्सो बी प्रेजेंट। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द ए एंड बी बी आर नियरली इक्वल टू द दोज बिटवीन ए बी, यानी ए बी को मिक्स करने पर जो रिजल्टेंट इंटरेक्शन फोर्स मिलना चाहिए वो सेम होना चाहिए किसके? ए और बी के। लाइक एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन एप्टेन, ये किसका एग्जाम्पल है? आइडियल सॉल्यूशन का। एंड नेक्स्ट इज ब्रोमो इथेन एंड द क्लोरो इथेन मिक्सचर। नाउ सेकेंड इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेम से मालूम पड़ जाएगा, जो राउट लॉ को ओबे ना करे। व्हेन द सॉल्यूशन डज नॉट ओबे द राउट लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। सिमिलरली जो हमने वहां पे लिखा था डेल्टा एच मिक्सचर, डेल्टा एच मिक्सचर इट मीन्स इक्वल टू 0 लिखा था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे? नॉट इक्वल टू 0, दिस इज द मिक्सचर। एंड सिमिलरली डेल्टा वी मिक्सचर, डेल्टा वी मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो लिक्विड क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन दोस ऑफ बिटवीन ए एंड बी बी। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि अगर हम मिक्सचर को मतलब दो कंपोनेंट को ऐड करें तो मिक्सचर का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाए। तो वेपर प्रेशर कब इंक्रीज होगा? जब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाए? वीकर, यानी ए बी अट्रैक्शन फोर्स वीकर होना चाहिए देन ए एंड बी से। लाइक एग्जाम्पल की बात करें, इथेनॉल एंड एसीटोन बिहेव एज अ पॉजिटिव डेविएशन। अब यहाँ पे ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, जो हमने ग्राफ बनाया था उसमें हम रिजल्टेंट में क्या करें? एक लाइन को ऊपर की ओर रिप्रेजेंट कर दें, पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली यहाँ पे भी हमको एक लाइन को ऊपर की ओर, यानी पॉजिटिव मतलब ज्यादा, इसलिए हम यहाँ पे एक कर्व फॉर्म में एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिमिलर अब नेगेटिव को करें तो अब हम यहाँ पे डाउनवर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों लाइन को अगर हम डाउनवर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। In case of negative deviation from Raoult law, the intermolecular attractive force between AA and BB are weaker than those of between AB. नेगेटिव डेविएशन यानी वेपर प्रेशर कम बनेगा मिक्सचर का, तो वेपर प्रेशर कम बन रहा है यानी अट्रैक्शन फोर्स हाई है, किसके कंपैरिजन में? AA एंड BB। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो इट मीन्स क्या है डेफिनेशन? एजियोट्रोप विच आर अ बाइनरी मिक्सचर having the same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature। यानी इस तरह से मिक्स हो जाएंगे कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, जिसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते। दोस लिक्विड नॉन एज एजियोट्रोप्स। अब एजियोट्रोप भी फर्दर डिवाइडेड है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। The solution which show a large positive deviation for a Raoult law for a minimum boiling azeotrope at a specific composition। यानी मिनिमम बॉइलिंग, यानी अगर वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा सॉल्यूशन तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। फॉर एग्जांपल इथेनॉल वाटर मिक्सचर is an example of minimum boiling azeotrope. Next is the solution which that show the large negative deviation। लार्ज नेगेटिव का मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज, यानी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। एग्जांपल नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास।
The vapor pressure of solution decrease when a non-volatile solid is added to a volatile solvent. यानी अब जो मैं solute add कर रहा हूँ वो कौन सा रहेगा? Non-volatile. There are many property of solution which are connected with this decrease of vapor pressure. यानी कौन कौन सी colligative property है जो केवल किस पे डिपेंड करेगी? Number of particle. Like definition, all these property depend on the number of solute particle irrespective of their nature relative to the total number of particle present in a solution. Such property are called colligative property. अब कौन कौन सी colligative property? नंबर वन, relative lowering of vapor pressure, ठीक है. नंबर सेकेंड इज depression of freezing point of solvent. Number third, elevation of boiling point of solvent. Number four, osmotic pressure of a solution. Now number one colligative property is relative lowering of vapor pressure. The vapor pressure of solvent in a solution is less than that of a pure solvent. तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट से कम होगा. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमने सोल्यूट कौन सा ऐड किया है? नॉन वोलेटाइल, जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है. राउल्ट established that the lowering of vapor pressure depend only on the concentration of solute particle. It is independent of their identity. तभी तो colligative property है कि जो नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा. तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू राउट लॉ P1 इक्वल टू x1 मल्टीपल P1 नोट. तो रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डेल P1. P1 का मतलब क्या? 1 का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. 1 डिनोटेड द सॉल्वेंट, 2 डिनोटेड द सॉल्यूट. तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में डिक्रीज होने डेल P1 इक्वल टू P1 नोड माइनस P1. P1 नोड का मतलब प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर और ओनली P1 का मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में वेपर प्रेशर. P1 नोड माइनस P1 नोड इनटू x1. अब कॉमन फैक्टर P1 नोड है तो रिजल्टेंट डेल्टा P1 की वैल्यू P1 नोड मल्टीपल 1 माइनस x1. वी नो वेरी वेल x1 प्लस x2 1. सो दैट्स वाई x2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस x1. तो डेल P1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? x2 P1 नोट. तो रिलेटिव लोअरिंग की बात कर रहे हैं, ये तो केवल लोअरिंग आया. रिलेटिव लोअरिंग यानी हम किस में डिवाइड कर देंगे? P1 नोट का इस इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे. तो इट मीन डेल P1 इक्वल टू P1 नोट. P1 नोट से P1 नोट कैंसिल हो जाएगा और केवल क्या मिलेगा? x2. यानी जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट. टू का मतलब सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है. द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन एज मेंशन अर्लियर इज अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और जो राइट हैंड साइड है वो क्या कहलाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. अब मोल फ्रैक्शन का हम फॉर्मूला ओपन करके लिख देंगे. x2 इक्वल टू क्या होता है? n2 अपॉन n1 प्लस n2. और वी नो वेरी वेल एक कंडीशन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन. डाइल्यूट का मतलब क्या रहेगा? जो सॉल्यूट है इट मींस n2 इज वेरी लेस देन n1. सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट क्या है? बहुत ही कम है. तो कम है तो इट मींस नीचे n2 आ रहा है उसको नेग्लिजिबल कर देंगे. सिंपली हम क्या लिख देंगे? P1 नोड माइनस P1 अपॉन P1 नोड इक्वल टू n2 अपॉन n1. और मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो गिवन मास n2 की जगह W2, मोलर मास m2, n1 की जगह w1 और m1 कहाँ चला जाएगा? ऊपर. रिजल्टेंट इक्वेशन हमको ऑब्टेन हुई है फॉर द न्यूमेरिकल. कौन सी इक्वेशन हमको यूज करना है? ये वाली इक्वेशन को हमको यूज करना है. नाउ सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. सिंपली आप बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. एलिवेशन ये पूरा वर्ड आना चाहिए. ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. It boil at the temperature at which its vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. This temperature is known as a boiling point. So what is the definition of boiling point? The temperature at which vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर किसके इक्वल टू हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? लाइक 1.013 बार, जिसको हम सिंपली 1 एटमॉस्फेयर भी कहते हैं. तो वो जो टेम्परेचर पर्टिकुलर क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज लेस देन द 1.013 बार at 373.15 Kelvin. In order to make this solution
boil, its vapor pressure must be increased to 1.013 bar by raising the temperature above the boiling temperature of pure solvent. इट मीन्स अगर हमने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और मुझे उस प्रेशर को कहाँ तक लेके जाना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, तो मुझे और ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो और ज़्यादा गर्म कर रहे हैं, इसी को तुम क्या कहेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफ से आपको अच्छी से समझ में आएगा। लाइक दिस, यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट किया है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पे ग्राफ मिल रहा है, और इस सॉल्वेंट में मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जैसे ऐड किया, इस लाइन के नीचे लाइन ऑब्टेन हो रही है, यानी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। दिख रहा है आपको कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो चुका है। अब मुझे इस वेपर प्रेशर को कहाँ तक लेके जाना है, इस लाइन तक। ये लाइन किसको बता रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इट मीन मुझे और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो और ज़्यादा जो मैं हीट कर रहा हूँ, यही क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। It means experiment have shown that for the dilute solution, the elevation of boiling point delta TB is directly proportional to the molar concentration. It means derivation given नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि डेल्टा TB is directly proportional to small m. प्रोपोर्शनल कौन सा हटेगा, KB आएगा। KB is called the boiling point of elevation constant, जिसको मोलर elevation constant या इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। यानी इट मीन्स द यूनिट ऑफ केबी इज केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोलिटी, इट मीन्स एम का फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड द मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, W। 1000 का क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि सपोज करो वो ग्राम में हो तो केजी में बदलना पड़ेगा। अब इस m की वैल्यू हम कहाँ पुटअप कर देंगे, इस इक्वेशन में। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी केबी इंटू 1000 स्मॉल w2 अपॉन कैपिटल M2 इंटू स्मॉल w1। हमको इस इक्वेशन से क्या ऑब्टेन करना है, मोलर मास। तो हम इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे और हमारे पास रीअरेंज करते इक्वेशन आ जाएगी। नाउ नंबर थर्ड, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगी, कमी होगी। क्यों कमी होगी, क्योंकि हम सॉल्वेंट में क्या ऐड कर रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, जिससे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से यहाँ ग्राफ में क्लियर विजिबल है कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक तो सॉल्वेंट ले रहे हैं और ये सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। तो इट मीन्स टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा उसको फ्रीज करने के लिए। तो अब की बार हम यहाँ पे डेल्टा टीबी की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टीएफ। अब ये क्या होगा, टी एफ नोड माइनस टी एफ। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे लोवरिंग हो रही है, कमी हो रही है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था। वहां पे हमने डेल्टा टीबी में क्या लिखा था, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी जीरो, क्योंकि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे टीएफ क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो टीएफ नोड पहले आ रहा है। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल एम। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केएफ आ जाएगा। केएफ का मीन्स क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इट मीन्स मोलिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं और इस फॉर्मूले को हम कहाँ ऐड कर देंगे, डेल्टा टीएफ वाली इक्वेशन में। तो इट मीन्स हमको यहाँ पे इक्वेशन क्या मिल जाएगी, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीपल का स्मॉल w2 1000 मल्टीपल 1000 डिवाइडेड द कैपिटल M2 इंटू WM। अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, मोलर मास। तो इक्वेशन को हम रीअरेंज कर देंगे। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले डायरेक्टली गिवन है, के एफ और के बी का। तो ये भी बोर्ड में आया हुआ डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लर्न करना है, के एफ इक्वल टू R इंटू M1 इंटू टी एफ स्क्वायर डिवाइडेड 1000 डेल्टा H फ्यूजन, और के बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, कैपिटल R इंटू M1 TB स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा H वेपोराइजेशन, जिसको हम क्लास 11 में स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन, दिस इज द डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होगा, इसमें भी मिक्सिंग होगा, लेकिन केवल किसका मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल का, और किसके थ्रू होगा, एसपीएम। एसपीएम मतलब सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, और ये किसकी बनी हुई होती है, पिक ब्लेडर, पर्चमेंट पेपर, सेलोफेन।
लाइक यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, तो किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी? प्योर का मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा हैं, सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल कम है। तो कोई भी मूवमेंट कहां से कहां होगा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन लाइक दिस, इस तरह से इसमें क्या होगा? मूवमेंट होगा। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज ऑस्मोसिस। The flow of solvent from its side to the solution side across a semi-permeable membrane can be stopped if some extra pressure is applied on the solution. अगर मुझे इस प्रेशर को रोकना है तो इट मीन्स यहाँ पे मुझे थोड़ा प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, वो प्रेशर उतना ही होगा जो इस फ्लो को बैलेंस कर सके। दिस प्रेशर that just stop the flow of solvent is called the osmotic pressure, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर इज proportional to the molarity, यानी पाई इक्वल टू CRT। मोलरिटी का मतलब N अपॉन V, यानी N2 किया है हमने, वैल्यू पुट अप कर देंगे N2 की जगह, तो इट मीन्स वी कैन ऑब्टेन द पाई V इक्वल टू W2RT अपॉन M2। इस इक्वेशन को किस लिए यूज करना है? मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए। इसको हम रीअरेंज कर देंगे, M2 इक्वल टू W2RT अपॉन पाई V। This method is widely used to determine the molar mass of protein, polymer. Two solutions having the same osmotic pressure at a given temperature are called the isotonic solution। यानी ऐसे दो सॉल्यूशन जिसको हमने SPM से सेपरेट कर रखा है और दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, तो वो क्या कहलाएगा? आइसोटोनिक। ठीक है। अब नेक्स्ट इज दैट हाइपरटोनिक, जिसको हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, हाइपोटोनिक। तो क्या डेफिनेशन है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएट विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट दैट ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जो हमारी सेल होती है उसमें कितना प्रेशर क्रिएट होता है? जितना कि 0.9% सोडियम क्लोराइड में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। It is safe to inject the intravenously. On the other hand, if we place the cell in solution containing more than 0.9%, अगर हमने सेल को ऐसे सॉल्यूशन में ऐड किया है जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% से ज्यादा है, water will flow out of the solution and they would shrink. लाइक दिस, हम इसको डायग्राम समझे, ये हमारे पास सेल है और इसको हमने ऐसे कंटेनर में ऐड कर दिया है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी दिस इज द कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन मतलब क्या होगा? सॉल्वेंट यहाँ पे क्या रहेगा? लेस रहेगा। किसके कंपैरिजन? सेल के कंपैरिजन। यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सेस में है, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? अंदर से बाहर की ओर, जिससे जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। तो दिस सॉल्यूशन इज नॉन एज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब हायर कंसंट्रेशन। सिंपल वे में हम उसको हायर कंसंट्रेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर कंसंट्रेशन लो कर दोगे तो दिस नॉन एज द हाइपोटोनिक। इफ द सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.9%, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक। अब की बार जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा बाहर से अंदर की ओर होगा, सेल जो होगी वो क्या कर जाएगी? स्वेल कर जाएगी। नाउ नेक्स्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ द प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। एक आपको डायग्राम गिवन है, तो सॉल्ट वाटर से हमको हमने यहाँ पे सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर के बीच में हमने एक SPM को अरेंज किया हुआ है। फ्रेश वाटर का मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? एक्सेस में है, ये एक्सेस में है, जबकि सॉल्ट वाटर में सॉल्वेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इट मीन अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस जो मूवमेंट होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, लेकिन हमको फ्रेश वाटर ऑब्टेन करना है सॉल्टी वाटर से, यानी मूवमेंट कहाँ से कहाँ कराना है? राइट टू लेफ्ट। तो इट मीन्स यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट फुलफिल होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस का, यानी सॉल्यूशन साइड से हम यहाँ पे एक्सेस फोर्स को अटेंड करेंगे। ये आपको दिख भी रहा है, हमने यहाँ पे पिस्टन लगा रखा है सॉल्यूशन साइड से, जिससे अब फ्लो लेफ्ट टू राइट ना होकर रिजल्टेंट कहाँ से हो? राइट टू लेफ्ट। और जैसे राइट टू लेफ्ट होगा फ्रेश वाटर को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके लिए हम जो SPM यूज करेंगे, सेल्यूलोज एसीटेट की SPM को हम यूज करेंगे।
Okay, topic 2.7 is deleted in the session 2020-21. Okay, I hope you understood this part very well. I will suggest you that go through by the NCERT book. Thank you, students.